आपका जो फैसला है वहाँ पर उस शहर के लिए ही आफ्टर ऑल क्यों है? मैं बुलंदशहर विधानसभा का रहने वाला हूँ। मेरा है समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे से हम दावेदारी कर रहे हैं अनूपशहर विधानसभा। ओके। अनूपशहर विधानसभा पर जो दावेदारी हम करने जा रहे हैं वो हमारे यहाँ से दूरी है 35 किलोमीटर कुल। यूजीसी एक्ट आ रहा है और यूजीसी एक्ट आप ही लोगों के फेवर में है जो एससी एसटी वाले होते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी वो पार्टी के लोग या उस समाज के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में हमारा शोषण हो रहा है। समाज की कुछ विचारधारा है उसको क्लियर कर देता हूँ। भारत बीजेपी सरकार जब तक शासन में रही है इसने हमेशा ही समाज में विभेद, वैमनस्यता, जातिगत असमानता फैलाने का काम किया। योगेश जी, जैसे अगर आप अनूप शहर की जो टिकट है वो जीत जाते हैं तो सबसे बड़ा फैसला, सबसे पहला फैसला आप क्या लेंगे? यदि जनता मुझे अपने प्यार से सुशोभित करती है, नवाजती है, तो मैं सबसे पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट और हाट बाजार की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट जब हमारे अनूप शहर में आएगा तो आय के स्रोत आएंगे। जब आय के स्रोत आएंगे तो हमारे बेरोजगार युवाओं को धंधा मिलेगा, रोजगार मिलेगा और वो संपन्न जिंदगी जी पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट कृतिका मिश्रा और आज का पॉडकास्ट काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अनूप शहर की राजनीति, विकास और उसके भविष्य के बारे में। आजकल देख रहे हैं हम कि अनूप शहर की जो सीटें हैं वो काफ़ी चर्चा में है और हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर योगेश प्रधान जी, वो वहाँ से भागीदारी में उतरे हैं। तो देखते हैं वो किस तरीके से अपनी विचारधारा वहाँ पे स्प्रेड कर पाते हैं और वहाँ पे किस तरीके से विकास कर पाते हैं। व्यापारी, किसान, युवाओं के लिए किस प्रकार से वो अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खोल पाते हैं। तो बिना किसी देरी के सारे मुद्दों पर बात करते हैं, एंड तक आप बने रहिएगा। नमस्कार योगेश जी, कैसे हैं आप? बस आपका आशीर्वाद है। जी, अनूप जी, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी, तो आपका जो फ़ैसला है वहाँ पर उस शहर के लिए ही आफ्टर ऑल क्यों है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जी। आपने अच्छा क्वेश्चन की शुरुआत की है। जी, जी। एक्चुअल में मैं बुलंदशहर विधानसभा का रहने वाला हूँ और मैं जो पार्टी के झंडा मेरा है समाजवादी पार्टी। ओके, समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे से हम दावेदारी कर रहे हैं अनूपशहर विधानसभा पर। ओके। अनूपशहर विधानसभा पर जो दावेदारी हम करने जा रहे हैं वो हमारे यहाँ से दूरी है 35 किलोमीटर कुल। अक्सर हमारा गंगा स्नान है या कोई भी धार्मिक पर्व होता है तो हम अक्सर अनूपशहर आते जाते रहते हैं बचपन से ही। जी। आज की बात नहीं है, बचपन से ही आते जाते रहते हैं। हमने शुरुआत से ही अनूप शहर की इतनी दुर्गंध युक्त जनता को परेशान देखा है। जो जनता वहाँ की जो वहाँ के स्टेट लेवल की जो समस्याएं हैं उनसे ग्रसित है। कहने का मतलब अनूप शहर गंगा मैया के तट पर स्थित है। घाटों की स्थिति अच्छी नहीं है। पैसा दिया जा रहा है पर हमारे भक्तगण जो वहाँ पर जाते कौन है? हिंदू भाई। हुँ। ओनली फॉर मुस्लिम। मुस्लिम कोई नहीं जाता है, हिंदू भाई जाते हैं। जी। तो वो लोग जब वहाँ गंगा मैया के यहाँ पर धार्मिक उत्सवों में जाते हैं तो उनकी रुकने की समुचित व्यवस्था नहीं है। माताओं और बहनें जब स्नान करती हैं तो उनको कपड़े बदलने की समुचित व्यवस्था नहीं है। चोरों का आतंक इतना ज़्यादा है कि सामान कहीं आदमी रख के भूल भी जाए तो सामान गायब हो जाता है। जब मैंने ये स्थिति और परिस्थितियों को देखा और एक समय की बात है कि जब मैं गंगा स्नान करके बाहर निकला तो मैं अनूप शहर के हाट पर घूमने के लिए चला गया था। मैंने लोगों से थोड़ी जानकारी प्राप्त करी। गर्मी का ही समय था तो मैंने कहा भाई ये लाइट भी नहीं आ रही है और आप लोग भी परेशान हैं और ये गंदगी पड़ी हुई है, हॉस्पिटल भी नहीं है, क्या बात है? यहाँ के एमएलए साहब से आप कुछ नहीं बोलते हैं क्या? मानिक साहब वर्तमान में एमएलए जो हैं वो बीजेपी के हैं और हमने उन तक अपनी जन समस्या लेके गए भी हैं और एक बार नहीं अनेक बार गए हैं। जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो जातिगत भावना को लेकर के चलते हैं। तो मैंने कहा जातिगत भावना कैसी? मैं तो समझता नहीं हूँ। कारण है कि मेरी एजुकेशन जयपुर यूनिवर्सिटी से हुई है और हमारे फादर स्वयं ही शिक्षक थे। तो हम तो उन चीज़ों से वैसे ही दूर हैं। जी, जी। क्योंकि एक टीचर सभी बच्चों को समान दृष्टि से समान, देखता है। बिल्कुल। तो मैंने कि भाई जातिगत भावना क्या होती है? हुँ। कि जी वो पंडित वर्ग से आते हैं, वो शर्मा वर्ग से आते हैं, तो उनके पास यदि कोई शर्मा ब्राह्मण समाज का व्यक्ति पहुँच जाता है, जी। तो उसकी समस्या को तत्काल सुनवाई हो जाती है। भले ही हम एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो हमारी बातों पर सुनवाई नहीं हो पाती है। इन्हीं समस्याओं का आकलन जब मैं जनसभा में गया, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की महिलाओं के बीच में गया, तो मैंने ये पूछा। मेरे पास तो मैडम आप आश्चर्य करेंगी कि महिलाएँ आने तक को तैयार नहीं थी। अच्छा।
मैं थोड़ी देर खड़ा रहा। जी। उसके बाद जब मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कि आपसे मिलने के लिए कोई आए हैं, तो कम से कम बात तो सुनिए। जो आदमी बुलंदशहर से चल के आया है, आपके बीच में आया है, तो कोई कहने आया होगा या आपकी समस्या सुनने आया होगा। वो बोला जी नहीं जी, ये भी ऐसे ही नेता हैं जैसे कि वर्तमान में नेता हैं। मैंने कहा वर्तमान में नेता से क्या मतलब है? हुँ। आपने वोट दिया है, बीजेपी के व्यक्ति को वोट दिया है, बीजेपी की सरकार है, तो आपके कार्यकाल में तो सभी एससी-एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं का समुचित विकास हो रहा होगा। जी। जब मैंने ये बात रखी तो कुछ महिलाएं मेरे पास में आईं। वो बोली जी कि जितनी दुर्गति हमारी बीजेपी के शासनकाल में हो रही है, हुँ। इतनी तो हमारी सपा के शासनकाल में भी नहीं थी, बीएसपी के शासनकाल में भी नहीं थी। मैं एक सवाल करना चाहूँगी यहाँ पर। जैसे अभी करंटली सिचुएशन में अगर मैं बात करूँ, तो यूजीसी एक्ट आया है। यूजीसी एक्ट एससी-एसटी के लिए आया है और यूजीसी एक्ट किसके शासनकाल में आया? बीजेपी के बिल्कुल शासनकाल में, सत्ता है, ठीक है? बिल्कुल सही तो है। जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी इन सब के शासनकाल में जब यूजीसी एक्ट आ रहा है और यूजीसी एक्ट आप ही लोगों के फेवर में है जो एससी-एसटी वाले होते हैं, ठीक है? उसके बावजूद भी वो पार्टी के लोग या उस समाज के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में हमारा शोषण हो रहा है। हाँ, सुनिए, अब आप यूजीसी वाले मुद्दे पर मैं जी। समाज की कुछ विचारधारा है उसको क्लियर कर देता हूँ। जी। भारत बीजेपी सरकार जब तक शासन में रही है, इसने हमेशा ही समाज में विभेद, वैमनस्यता, जातिगत असमानता फैलाने का काम किया। जब पहले से 2000 एक सेकंड, हुँ, जब पहले से ही एससी-एसटी एक्ट लागू था, तो इसको लाने की कोई ज़रूरत मेरे विचार से तो नहीं थी। ठीक है। चलिए यूजीसी ये लेके आए। हुँ, अब यदि आप यूजीसी लेके आए हैं और यूजीसी का मतलब ये है कि ये बीजेपी सरकार के नेताओं का वक्तव्य है कि जो विश्वविद्यालय के जो पद हैं, जो उनके हायर एजुकेशन के जो पद हैं, उनमें इनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसीलिए यूजीसी लाया गया है वर्तमान सरकार के शासनकाल में। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आप यूजीसी, एससी-एसटी, ओबीसी के पक्ष में ला रहे हैं, तो फिर योग्यता कहाँ जा रही है? योग्यता को भी तो समान अवसर दिया जाना चाहिए। एक्चुअल में बीजेपी सरकार के नेतागण एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग को आपस में भिड़ा करके अगर इलेक्शन की रेवड़ी बटोरना चाहते हैं। अगर सर मैं इनका ये मूल उद्देश्य है। अगर मैं बात करूँ, आपने जैसे कहा कि योग्यता में अवसर नहीं है, तो आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए लगा था। उसको 10 साल से बढ़ाने वाली कांग्रेस सरकार थी। तो जब कांग्रेस सरकार हट गई, जब बीजेपी आई, तो बीजेपी को शायद हटा देना चाहिए था आरक्षण, क्योंकि उसके हाथ में सत्ता थी, वो हटा सकती थी। बट उसने फिर भी नहीं हटाई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगेंस्ट में है नहीं, तब? नहीं, इस पर एक फ़र्क था ना कि जो इलेक्शन का मुख्य बिंदु है, वो एससी, एसटी, ओबीसी और बहुसंख्यक होता है, हमेशा से रहा है। वो भी जानती है, हुँ, वर्तमान सरकार भी ये जानती है हुँ, कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को उस वक़्त तक समाज की नौकरियों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए चाह कर के भी वो नहीं हटा सकती थी। यदि हटाती तो बीजेपी सरकार ही खत्म हो जाती, खल्लास हो तो जाती। सर सत्ता तो हर किसी को चाहिए। बीजेपी आए, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस, मैं कह रही हूँ मैं अपनी पार्टी बनाऊँगी तो मुझे भी सत्ता देखिए, चाहिए हमारा ही। मूल ये तो उद्देश्य क्या है? कॉमन देखिए, है। वो एक हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेके चल रही है। ठीक है, हमारी डन। पार्टी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेके चलती है। ठीक वो है। एक धर्म को लेके चल रही है। हमारी पार्टी में हर वर्ग का व्यक्ति आपको मिलेगा, जो समानता के स्तर पर अखिलेश भैया के साथ में कभी भी जाके मिल सकता है। कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी से मिलने के लिए ये नहीं है कि आपको पहले वहाँ जाके पर्ची सरकानी है। वर्तमान सरकार के शासनकाल में स्थिति इतनी शोचनीय है और दयनीय है कि सरकार को व्यक्ति को मिलने के लिए नागपुर जाना पड़ेगा, ना कि मोदी से मिलने के लिए नागपुर जाना पड़ता है। आपने ये जैसे कहा स्थिति बहुत ज़्यादा गलत है। आपने जैसे कहा जी। आपने एक शब्द बोला हिंदुत्व। हुँ। ठीक है, बीजेपी हिंदुत्ववादी है। तो हिंदुत्व का मतलब तो हिंदू हो गया, तो एससी-एसटी भी तो हिंदू ही है सर। सुनिए, ए हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेने का मतलब ये होता है कि आपने एक विशेष धर्म को प्रधानता दे रहे हैं, दूसरे धर्म की आप अनदेखी कर रहे हैं। जैसे फ्रांस में हिटलर ने अपने धर्म को वर्चस्वता दी थी और जी। दूसरे धर्म को हीन दृष्टि से देखा। वो अपने धर्म को कट्टरता से लेता था, जिसका परिणाम क्या हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। हम और हुँ, हमारी पार्टी की मुख्य हुँ, विचारधारा केवल इतनी सी है हुँ। कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए योग्यता के साथ, और इसके साथ ही संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एससी, एसटी, ओबीसी एवं शोषित महिलाओं को जो
अधिकार प्रदान किए गए, अंबेडकर जी तो इस्लाम के खिलाफ प्रदान थे किए गए थे, हम्म, वो भी अधिकार उन्हें प्रदान किए जाने चाहिए। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि हम यूजीसी वाले मुद्दे का जो सरकार ने लागू किया है, हम ये चाहते हैं कि समाज में प्यार और मोहब्बत बनी रहे। वो तभी बनी रहेगी कि एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को हायर एजुकेशन में स्थान दिया जाए। पर जो योग्यता है, सामान्य वर्ग के बच्चों की, उसकी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यही बात हमारे अखिलेश भैया की विचारधारा में है। तो फिर अकॉर्डिंग टू मी आरक्षण नहीं होना चाहिए, जब इक्वालिटी ही चाहिए हर जगह, तो आरक्षण फिर आरक्षण नहीं होना नहीं होना चाहिए। चाहिए, वह सत्य। पर आरक्षण कब नहीं होना चाहिए? जब समान प्रतिनिधित्व मिले। अभी तो हमारा समाज इतना नीचे है कि ब्राह्मण वर्ग तो उनको मानने को तैयार नहीं है। आज भी वो शूद्रों को हीन दृष्टि से देखता है। आज भी उनकी बारातों को उतार दिया जाता है। आज भी गांवों में गोलीकांड हो रहे हैं और आज भी उनकी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जब तक ये चीजें समाप्त नहीं होंगी, तब तक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता और ना ही होना चाहिए। जी, आपकी बात ठीक है। आरक्षण उन लोगों, देखो आपने क्या कहा, आज भी समाज में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपने बोला। तो जिन आपकी पार्टी एससी एसटी लोगों के लिए वर्क करती है, तो आपका काम है ना कि उन ज़रूरतमंदों को सामने लेकर आना जिन्हें एक्चुअल में आरक्षण की नीड है। आरक्षण का फ़ायदा सिर्फ वो लोग उठाते हैं जिनको उनकी नीड नहीं है। आरक्षण का फ़ायदा कभी किसी एक ऐसे एससी ने देखिए नहीं उठाया जिसको उसकी एक्चुअल नीड है, उस औरत ने देखिए नहीं उठाया। देखिए मेन बात क्या है कि आरक्षण लागू किया गया था कि समाज के निचले तबके को समान हाँ, प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। जी, पर एक्चुअल में हुआ क्या है उल्ट असलियत में कि जिस व्यक्तियों ने आरक्षण का लाभ लेकर के उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, उन्होंने अपने ही समाज को नीचे छोड़ दिया। वो जी, आज भी समाज हुँ। उसी शोचनीय स्थिति में है ये जिसमें है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर छोड़ करके गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हम और हमारी पार्टी ये चाहती है कि हुँ, उस समाज की उन्नति जब तक ना हो, तब तक आरक्षण लागू रहना चाहिए और इसके हम पक्षधर हैं। ओके। अ, अभी थोड़ा-सा हम आपके वर्क पर आ जाते हैं सर। योगेश जी, जैसे अगर आप अनूप शहर की जो टिकट है वो जीत जाते हैं, तो सबसे बड़ा फैसला, सबसे पहला फैसला आप क्या लेंगे? देखिए मैडम, अनूप शहर एक ग्रामीण क्षेत्र है। ठीक है। हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की प्रधानता है। हुँ, पर वहाँ पर उस उद्योग के लिए समुचित हाट नहीं है, समुचित मार्केट नहीं है। ठीक, उसका समाज में, वर्ल्ड में, स्टेट में ज़्यादा प्रसार नहीं है। जी। मैं ये चाहूँगा, यदि जनता मुझे अपने प्यार से सुशोभित करती है, नवाजती है, हुँ, तो मैं सबसे पहले टूरिज़्म डिपार्टमेंट और हाट बाज़ार की व्यवस्था करूँगा। क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जब हमारे अनूप शहर में आएगा, तो आय के स्रोत आएँगे। जब आय के स्रोत आएँगे, तो हमारे बेरोज़गार युवाओं को धंधा मिलेगा, रोज़गार मिलेगा और वो संपन्न ज़िंदगी जी पाएँगे। ओके। और आपके अकॉर्डिंग अनूप शहर के जो व्यापारी लोग हैं, उनका सबसे बड़ी समस्या क्या है? और आप उनको सत्ता में आने के बाद क्या लाभ दे सकते हैं? हाँ, मैडम, अनूप शहर की सबसे बड़ी जो समस्या है ना, जी। वो फार्मरों की है जी, और बिल्कुल। फार्मरों की सबसे बड़ी समस्या है एमएसपी। ओके। मतलब मार्केट सेलिंग प्राइस जो हाँ, होता है। हाँ, एमएसपी इतना बड़ा मुद्दा है किसानों जी। का कि सस्ते मूल्य पर तो वो बेचारे खरीदते हैं और हुँ, अपने ही सामान को जब वो व्यापारी वर्ग को बेचने के लिए हुँ। चाहते हैं, तो वो उस सस्ते मूल्य पर लेकर के और उसी सामान को जब फार्मर को बेचता है, तो एक महँगे दाम में बेचता है। जी। यूरिया की समस्या, खाद की समस्या इतनी ज़्यादा है, किसान के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी फसल का भंडारण कर सके। हुँ, व्यापारी वर्ग के पास भंडारण की व्यवस्था होती है। वो उनके अनाज को काफ़ी लंबे समय तक रोक करके रख सकता है। हुँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसानों का समुचित न्याय, समुचित कीमत पर व्यापारी वर्ग के द्वारा लिया जाए। इसकी हम सरकार में आने के बाद समुचित व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। जो अनूप शहर के जो गरीब परिवार हैं, हुँ। जिन्हें एक्चुअल में एक नीड है एक अच्छे लीडर की, ठीक है? उनके लिए आपका क्या विचारधारा है? क्या आपकी नीतियाँ हैं उन लोगों के जी, लिए? मैडम, हमारा जो अनूप शहर है, मैंने अभी आपसे दोबारा कह रहा हूँ हुँ, कि ग्रामीण क्षेत्र को हुँ। धारण करता है, जी, ग्रामीण परिवेश का है। जी। वहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का क्यों प्राथमिकता ज़्यादा है, मतलब इन लोगों की संख्या ज़्यादा है। और जब इनकी समस्याओं को वर्तमान सरकार के द्वारा सुना नहीं जाता है, हुँ, तो हमें उन समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने के लिए हुँ। एक सशक्त मंच की ज़रूरत है, जी, जो हम
उन SC ST और OBC वर्ग को मंच प्रदान करेंगे और उन्हें हम आगे सरकार तक उनकी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जब वर्तमान MLA साहब हमारी अनूप शहर की जनता की समस्याओं को नहीं सुन पा रहे हैं या उनकी अनदेखी कर रहे हैं, तो फिर हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी समस्याओं को, वर्तमान में जो भी सरकार है, वो आपने चुनी है, मैंने नहीं चुनी है, अधिकार आपने दिए हैं, तो आपकी समस्याओं को सबसे पहले सुनने का अधिकार उसका है। यदि वो दूर नहीं कर पा रही है, तब हम एक विरोधी दल के रूप में आपकी समस्याओं के लिए धरना और प्रदर्शन करेंगे। जी, योगेश जी, जैसा आपने बताया कि अनूप शहर में अभी सीटें चर्चित में है काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसा तो है नहीं कि इकलौते आप ही ने भागीदारी दी होगी, हाँ, बहुत सारे लोगों ने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वहाँ की जनता को आप ही को क्यों चुनना चाहिए? बाकी लोगों को भी तो हाँ, आपकी हाँ, क्या अलग नीतियाँ हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैडम ऐसा है, हमसे पहले जो भी व्यक्ति वहाँ पर रहे हैं, जी, एक तो वो सस्पेक्टेड रहे। सस्पेक्टेड से मतलब क्या होता है कि वादे तो किए गए, जी। पर वादे पूरे नहीं किए गए। जनता को आश्वासन तो दिया गया, हुँ, एक विकास का लॉलीपॉप तो दिया गया, हुँ, पर वो लॉलीपॉप पूरा किया नहीं गया। वर्तमान सरकार, हमारी सरकार में जो भी वहाँ पर MLA रहे थे, उन्होंने, जब जनता ने ये देखा कि हमें आश्वासन तो दे रहे हैं, पर हमारी भावनाओं की कदर नहीं करी जा रही है, तो एक वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, पुरानी हुँ, कहावत है। हुँ, मैं उस क्षेत्र से थोड़ा दूर हूँ और इसके साथ ही मैं उनकी समस्याओं को जानता भी हूँ, समझता भी हूँ। अक्सर मेरा वहाँ आना-जाना लगा भी रहता है। मैं हर वर्ग से मिलता रहता हूँ और उनको जब मैं डीपली सुनता हूँ, डीपली समस्याओं को महसूस करता हूँ, तो मेरे ये पहली प्राथमिकता है कि मैं उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने के लिए भरपूर प्रयास करूँ। उसकी एक वजह और भी है। जो भी प्रतिनिधि अभी तक बने थे हमारी पार्टी के, सबकी अपनी फैमिली होती है। जब भ्रष्टाचार होता है, फैमिली के लिए होता है, हमेशा याद रखिए मैडम। यदि फैमिली में कोई नहीं है, तो वो व्यक्ति निष्पक्ष रूप से हाँ, अपने उस हुँ, क्षेत्र के लिए, इस उस जनपद के लिए, जी, उस जनपद के विकास के लिए भरपूर प्रयास करेगा। हुँ, अब मैं अपने विषय में बता दूँ, हुँ, मेरे विषय में मेरे सिवा कोई है ही नहीं। जी। अब मैं भ्रष्टाचार भी करूँगा तो किसके लिए करूँगा? जनता के लिए ही तो करूँगा। आपने अभी एक बात बोली, एक अच्छा लीडर वही हो सकता है जिसके पीछे उसका परिवार ना हो, क्योंकि एक हाँ, आ जाता है कि मेरा खून है तो मैं अपने खून को पहले आगे करूँगा, आगे किसी और करूँ, को क्यों करूँ, ठीक है? क्यों करूँ? अब आपकी जो पार्टी है, ठीक है, वो कांग्रेस के साथ है। हुँ, कांग्रेस की विचारधारा से मैच करती है। हुँ, बट आपने देखा है हमेशा से 20-25 साल जब तक उसने राज किया, हमेशा एक परिवार ही रहा है। कभी दादा, कभी पापा, कभी बेटी, कभी कुछ, ठीक है? हुँ, हुँ, तो अभी आप कह रहे हो कि हमें एक ऐसा लीडर चुनना चाहिए जिसके पीछे कोई परिवार ना हो। हुँ। दूसरी तरफ आपकी पार्टी ऐसे लोगों को ही सपोर्ट करती है जो हमेशा परिवारवादी नहीं, नहीं, विचारधारा को नहीं, आगे रखते ऐसा हैं। है मैडम, हमारी पार्टी ने अभी तक जी, जिन लोगों को सपोर्ट किया है, जी, वो परिवारवाद के आधार पर नहीं किया है, जी। वो सपोर्ट किया है काबिलियत के आधार पर। यदि व्यक्ति में काबिल है, तो उसको उस पद के योग्य बनाया जाए। भले अब मैं हूँ, मैं हुँ, ठाकुर समाज से आता हूँ, जी, ठाकुर समाज का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, फिर भी अखिलेश भैया मेरे काम से खुश है। यदि ऐसी मानसिकता होती उनकी हुँ, कि भाई हमें केवल मुस्लिम ही वर्ग को देखना है या फिर हमें केवल एससी ही वर्ग को देखना है, तो इससे पहले बीएन शर्मा जी आए थे। हमारी पार्टी ने जो प्रत्याशी बनाया था, वो वीके शर्मा, सॉरी, वीके शर्मा जी को बनाया था। तो फिर वीके शर्मा जी क्यों हार गए? जी, वो इसलिए हारे कि वीके शर्मा जी को बन तो गए, पार्टी ने प्रत्याशी बना तो दिया, पर उन्होंने जनता में काम ही नहीं किया। जनता ये जानती ही नहीं थी कि वीके शर्मा है कौन? मैं 2020 से हुँ, अपनी जनता की समस्याओं को सुन रहा हूँ, उनमें जा रहा हूँ, आ रहा हूँ और एक ऐसे मैं एमएलए के तौर पर नहीं जाता, मैं एक भाई के तौर पर जाता हूँ, मैं एक छोटे भाई के तौर पर जाता हूँ। जब मैं मिलता हूँ, तभी जनता मुझसे मिलती है और जब मैं समस्या को सुनूँगा, हुँ, तभी तो मैं उनकी फीलिंग को महसूस कर पाऊँगा। मेरे पीछे कौन है? कोई भी नहीं। यदि मैं जनता के लिए करूँगा, तो मेरे जाने के बाद जनता मेरे नाम को कभी तो याद करेगी कि हाँ, एक प्रधान नाम का कोई व्यक्ति आया था, जिसने हमारे लिए ये कुछ करके गया है। ठीक है। सर, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूँगी। आपकी पार्टी जैसे कि कहती है कि हम सभी वर्गों को समान रूप से देखना चाहते हैं, राइट? बट मैंने कभी देखा नहीं है समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों के लिए कुछ करते हुए। आफ्टर ऑल अगर आपको सत्ता में आना है, तो आपको ये नहीं देखना है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया था, तो मैं उनके साथ नहीं करूँगा। अगर आप पार्टी में आना चाहते हो, तो आपको सब
को समान नजरों से देखना होगा, क्योंकि जैसा आप दावा कर भी रहे हैं अपनी जबान बिल्कुल से। सही और लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा, जब भी आपकी सरकार सत्ता में थी तब भी मैंने नहीं देखा कि हर वर्ग देखिए, सुख ऐसा शांति से है जी रहा है, ऐसा सबको है खान पीन मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। मैंने कभी देखा नहीं ऐसा है। है रोजगार की समस्या तो कि हमेशा से थी। रोजगार की समस्या बीजेपी के शासनकाल में भी है। हाँ, हमेशा से थी, युवाओं को आप देख खत्म ही लीजिए, नहीं हुई है। केवल एक जय श्री राम का नारा लगाने से हम्म, पेट की भूख शांत हो सकती है, तो हम नहीं 10 बार लगाने को तैयार हैं। जी। आज हमारे युवा आप मेरा सवाल नहीं समझे सर। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जैसा आप कह रहे हो कि अभी तक आपका जो वर्ग है वो सुख शांति से नहीं जी रहा, आपके आने के बाद जिएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बट जब आपकी सरकार सत्ता में थी, ठीक है, तब भी मैंने देखा नहीं है कि कोई भी SC अपने हक के लिए लड़ ना रहा हो या उसको सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हो। मैंने हमेशा से देखा देखिए है कोई ना कोई लड़ ही रहा होता देखिए है। मैडम, ऐसा है, हम जो बात कर रहे हैं करंट स्थिति के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है। पिछली नीतियों को सरकारों ने क्या किया वो तो मिटाया नहीं जा सकता। ठीक पता है। नहीं किसी ने क्या किया या क्या नहीं किया। हम्म, मैं जो यहाँ पर बात करने आया हूँ जी वो अपनी पार्टी की विचारधारा को लेकर के जी जी जी। वर्तमान में अखिलेश भैया की सोच एकदम सुस्पष्टवादी है। ओके। उनकी सोच यही है कि हमारा यूपी जो अभी तक समाज में और देश में उचित स्थान नहीं पाया है, वो उचित स्थान हमारी पार्टी के द्वारा प्रदान करवाया जाए। और इसमें भी सबसे अच्छी बात है कि समाज में जो एक ये विचारधारा है कि मुस्लिम पार्टी है, हमारी पार्टी को ऐसा माना जाता है कि हमारी पार्टी मुस्लिम उसके विचारधारा कुछ को लेकर रीजंस के हैं, चलती है। उसके कुछ कारण हैं। समाज में एक जनमानस में एक धारणा है जी कि हमारी पार्टी मुस्लिम विचारधारा को लेकर के चलती है, जी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि हमारी पार्टी वो है बाबा भोलेनाथ की बारात, जिसमें भूत प्रेत संग साधु महात्मा सबको लेकर के हम चलते हैं। हम ऐसे नहीं है कि हम पंडितों की वो बीजेपी की तरह केवल हम पंडितों और बनियों को लेकर चलेंगे। हमारे में हर व्यक्ति मिलेगा, अनपढ़ भी मिलेगा, तेज भी मिलेगा और भोला भी मिलेगा। हमारा जैसा आदमी भी आपको मिलेगा। हमारी पार्टी जो है वो बाबा भोलेनाथ की बारात है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात कही है। हाँ, आपने एक नाम लिया था कि अखिलेश यादव जी की बहुत अच्छी सोच है, अभी उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, वो सभी को समान नज़रिए से देख रहे हैं। अभी करंटली का एक इंटरव्यू, एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर उन्होंने बोला था कि गौशाला क्यों बनवाते हैं, गोबरों की बदबू आती है, ये है वो है, कुछ तो ये बताता सब हूँ, बोला सुनिए था, ठीक है। मैडम, ऐसा है। एक मिनट। अच्छा, और वो यादव हैं, सबसे बड़ा दूध बिजनेस वाले जो होते हैं वो यादव होते हैं, सबसे ज्यादा जो गाय पालते हैं वो यादव होते हैं। उसके बावजूद उनका ब्रेन वॉश ऐसा हो रखा है ऐसे लोगों के बीच में रह के कि वो उस चीज के खिलाफ है, अपने धर्म के, अपने ही जाति की जो उनकी संस्कृति थी उसके खिलाफ है। गौशाला बनवाना बहुत अच्छी चीज है क्योंकि एक बेजुबान जानवर को एक रहने की जगह मिल रही है जहाँ पर उसे शुद्ध खाना मिल जाएगा। यही चीज है, क्योंकि वो बाहर भटकेगी, वो गलत चीज खाएगी, कोई उसे मार देगा, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं था। उसके बावजूद अगर एक ऐसे पद पर रहकर वो इंसान ऐसी बातें बोल रहा है तो आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो उनकी विचारधारा इतनी अच्छी है। सुनिए, आप क्या पता गौशाला में गई है कि नहीं, कि मैं तो नहीं जानता, पर मैंने गौशाला का भ्रमण किया है। जी हाँ, मैंने भी किया है ऐसा। मैंने वहां पर इतनी बुरी स्थिति देखी है गायों की जी कि जब वो आई थी, चाहे वो किसी भी स्थिति में आई थी, शारीरिक रूप से स्वस्थ थी, तंदुरुस्त थी। वर्तमान सरकार ने गौशाला का निर्माण किया, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। गाय माता की सेवा हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी गई है। पर मैं गाय की नहीं, मैं जानवर की ही कह रही हूँ, कोई भी जानवर, मैं कह रही हूँ मगरमच्छ क्यों ना हो। नहीं, वो एक हिंसात्मक हो जाता है जानवर, उसको कंट्रोल करने का तरीका एक अलग होगा, गौ माता का तरीका एक अलग होता है। हम शैतान में और साधु में तो अंतर हमें करना होगा। शैतान को कंट्रोल करती है पुलिस और साधु आदमी केवल हाथ जोड़ने से ही मान जाता है, तो अंतर तो है। गौशाला के विषय में आपको बात बताऊं, गौशाला के विषय में जब मैं भ्रमण करने गया और मैंने वहां की गौशाला की स्थिति देखी तो ना तो समुचित व्यवस्था थी। चारे का पैसा आता होगा, मैं मानता हूं, जब सरकार है तो देती होगी, पर जब वहां पर मैंने स्थिति इतनी बुरी देखी कि गायें बगैर चारे के भूख से बिलक बिलक के मर रही हैं, तो ये स्थिति वर्तमान सरकार के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। अब आपने बोला कि स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं, एक कदम उठा लिया गया बट कदम सही से नहीं उठा है, तो आप लोग भी वही चाहते हैं कि कदम सही से उठे,
तो आप लोग उसके अगेंस्ट में क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ये बोल दिया गया कि गौशाला नहीं बनवानी चाहिए, बदबू हो जाती है, हो जाता है। तो अरे अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो सही करो नहीं, ना, नहीं, बोलने से क्या होगा? उन्होंने ये बात कही है, आपने उनका वक्तव्य नहीं नहीं समझा है। वो ये कहना चाह रहे थे कि गौशाला में जो अव्यवस्था फैली हुई है, उसको एक व्यवस्थित स्वरूप दिया जाए, जो नहीं दिया गया। हमारी सरकार आने के बाद हम गौशाला को एक समुचित स्थान प्रदान करेंगे हिंदू समाज के बीच में। सर आज के टाइम पर जो युवा में बेरोजगारी है सबसे हाँ, बड़ा मुद्दा है। मुद्दा है। आप अनूप शहर की टिकट जीत कर वहां के एरिया में किस तरीके से सुधार करेंगे? हाँ, मैडम हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जो मुद्दा है, हम्म, वो नौकरी का तो है ही है। हम्म, नौकरी के साथ ही पलायन का भी है। मैं दोनों ही मुद्दों पर बात करना चाहूँगा। वर्तमान सरकार के शासनकाल में जब समुचित शिक्षा नहीं मिलेगी, तो रोज़गार भी कहाँ से मिलेगा? ठीक है। समुचित शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि प्रारंभिक स्तर पर इतने विद्यालयों की स्थापना हो कि हमारा बच्चा घर से निकले, स्कूल पहुँचे और पढ़ लिख के घर आ जाए। पर फिलहाल के कुछ वर्षों में ऐसा हुआ है कि 5-6 हज़ार स्कूल हमारे ही यूपी में प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। उन्हें ट्रांसफ़र एक ऐसी जगह पे किया गया है, जहाँ पर गरीब तबके का बच्चा डेली एजुकेशन हासिल करने के लिए नहीं जा पाता है। कहने का मतलब ये है, वर्तमान सरकार की सोच ये है कि हमारा युवा जय श्री राम का नारा तो लगाए, पर रोज़गार की माँग ना करे। क्योंकि रोजगार की मांग कब करी जाती है, जब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश चलेगा। माता सरस्वती विराजमान होंगी और गायत्री माता उनके अंदर उनके अंदर ज्ञान के द्वारा पहुंचेंगी। वो तो वर्तमान सरकार तो उस शिक्षा के द्वार को ही बंद कर रही है। जब शिक्षा का द्वार ही बंद हो जाएगा तो क्वेश्चन कहाँ से पैदा होंगे? आप बताइए मैडम, वर्तमान सरकार के शासनकाल में जितना अन्याय हो रहा है एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के साथ, वो अभी तक विरोध किसी भी अन्य पार्टी के अब द्वारा मैं आपसे नहीं किया गया अब मैं है। आपसे अगर आपको 5 साल मिलते हैं, मैं चाहती हूँ दिल से कि आप जीते। अगर आपको 5 साल मिलते हैं अपनी दिखाने के लिए कि आपने क्या क्या किया है, तो 5 सालों में आप यूपी में अनूप शहर की क्या स्थिति बना सकते हो? हाँ, मैडम ऐसा है, वर्तमान सरकार के शासनकाल में यदि हम दयनीय स्थिति पर विचार करते हैं, हम्म, तो हमारे जनपद में सबसे ज़्यादा शोचनीय स्थिति अनूप शहर की ही है वर्तमान शासनकाल में। हम्म, पुलिस व्यवस्था देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति के विषय में देख लीजिए, शिक्षा के विषय में देख लीजिए और रोज़गार के मुद्दे पर देख लीजिए। हर तरफ से हमारा अनूप शहर पिछड़ा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ, यदि जनता के द्वारा हमें नवाज़ा जाता है अपने प्यार और मोहब्बत से, तो सबसे पहले तो मैं युवाओं को रोज़गार प्रदान करूँगा, उनके घर के ऊपर सामने ही। और वो कैसे होगा कि गंगा मैया के सामने हज़ारों एकड़ बंजर भूमि पड़ी हुई है, जिसका उपयोग कोई भी सरकार नहीं कर रही है। जबकि वो इंडस्ट्रियल हब बनाने में किया जा सकता है, पर नहीं हो रहा। टूरिज़्म डिपार्टमेंट पर कोई बात नहीं है, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी यदि यहाँ पर आएगा, तो समस्त युवा चाहे वो शिक्षित हों या अशिक्षित हों, सबको रोज़गार उनकी योग्यता और काबिलियत के अनुसार मिलेगा। मैं सबसे पहले टूरिज़्म डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल हब और महिलाओं की स्थिति, जो यहाँ पर हमारे अनूप शहर में एक हॉस्पिटल है, जिसमें केवल मैडम एक ही हॉस्पिटल है और उसमें समुचित व्यवस्था वर्तमान में भी नहीं है। हमारी माताएँ, महिलाएँ प्रेगनेंसी काल में कई महिलाओं की मौतें हुई हैं। मैं हम्म, चाहूँगा कि उन्हें नोएडा की तरफ या दिल्ली की तरफ ना जाना पड़े हम्म, और उन्हें समुचित व्यवस्था हमारे अनूप शहर में ही मिल जाए। ओके ओके। जैसा आप कह रहे हो कि आप 5 सालों में ये करना चाहते हो, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, थोड़ा सा क्रॉसिंग है। आपने जैसे कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ये सब चेंजेस कर दूंगा। हर सरकार ये कहती है, हम हर साल एक नए इंसान से ये चीज़ें सुनते हैं, शिक्षा, रोजगार, राशन, ये सब हर कोई बोल के जाता है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब आपकी सरकार सत्ता में थी तब आप कुछ नहीं कर पाए, तो अब आप कैसे कह रहे हो कि मैं कर देखिए, दूंगा? अपडेट वर्ज़न हर कंप्यूटर का होता है। आपको मौका मिला था, 5 साल नहीं 10 साल का मिला था, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए, आपकी पार्टी कुछ नहीं कर पाई। मैंने नहीं देखा यूपी के एससी हुँ। एसटी वर्गों की कुछ स्थिति बदली हो, मैंने तो नहीं, नहीं ऐसा देखा। है कि उस समय से अब वर्तमान में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग की स्थिति ज़्यादा शोचनीय हुई है। हम उसे समुचित स्तर तक लेके जाएँगे। सर अगर आपकी पार्टी के लोग और आपके समाज के लोग अगर कहते हैं कि सभी वर्गों को समान मिलना चाहिए, सभी समाज के लोगों को समानता मिलनी चाहिए, तो आपकी पार्टी के लोग और आपकी समाज के लोग ये क्यों कहते हैं ब्राह्मण हटाओ?
नहीं, ब्राह्मण हटाने की बात हमने कभी नहीं की है। हमने ब्राह्मणवादी, मनुवादी विचारधारा को हटाने की बात की है। सर। एक पूरा हम्म। क्वेश्चन नहीं, हम्म। ब्राह्मणवादी एवं मनुवादी विचारधारा को हटाने की बात करी है। जो समाज सदियों से लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, हम उस समाज को उन जंजीरों से मुक्त करना चाहते हैं। हमारी पार्टी में ब्राह्मण वर्ग भी है, और वो अगर ब्राह्मण वर्ग है जो प्रकांड पंडित है, जी वो हमारा भी सम्मान करते हैं, वो मुस्लिम का भी करते हैं, वो शूद्र का भी करते हैं, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के चलते हैं। हम हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के नहीं चलते, और ना हम चलेंगे। हम जब भी चलेंगे तो सूर्य में 7 रंग अब होते एक हैं। बात मैं बताती हूँ, आपने अभी अभी एक चीज बोली है, हम अपनी विचारधारा को लेकर चलेंगे, राइट। जब आप लोग इतने गर्व से कहते हो कि हम एससी है, एसटी है, हम अपनी विचारधारा को मान के चलेंगे, और अगर कोई ब्राह्मण अगर ये चीज कह दे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपना हिंदुत्ववादी विचारधारा को, तो आपको ऐसा लगता है कि हाय हाय, इसने कैसे अपनी जात ग्लोरीफाई कर दी। तो जब आप अपनी ऐसा जात है, ग्लोरीफाई कर रहे हैं तब कुछ नहीं, और अगर ऐसा ब्राह्मण है कर दे तो मैडम, बहुत कुछ। हम जो कह रहे हैं ना, हम ब्राह्मण समाज को नहीं कह रहे हैं। अभी आपने हम बोला है। ब्राह्मणवादी सोच को, मनुवादी विचारधारा को कह रहे हैं। मनुवादी विचारधारा किसी भी व्यक्ति को समानता के स्तर पर नहीं लेकर के जाती है, वो योगेश शूद्र को शूद्र पर रखती है, और जो उच्च वर्ग है वो स्वयं को उच्च वर्ग पर रखना चाहता है। आजकल एक बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की, बीजेपी की सरकार के शासनकाल में। हिंदू राष्ट्र में क्या है, शूद्रों का तो कोई स्थान आज भी नहीं है, और उसमें तो कल भी रहेगा नहीं। उसमें कौन प्राथमिक रहेगा, ओनली फॉर ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन, वो ब्राह्मण नहीं जिसके चोटी है, ब्राह्मण वो जो मनुवादी सोच को लेकर चल रहा है। हमारी पार्टी मनुवादी विचारधारा के सख्त खिलाफ है। आप शब्दों का खेल मेरे साथ ना खेलिए सर। अभी आपने बोला है कि हम हमारा वर्ग हमारी ही विचारधारा को लेके चलेगा, तो ये भी एक जात ग्लोरीफाई करने का है कि भाई हम अपनी जात को ही प्रमोट करेंगे। तो जब आप इतने श्योर हो कि हम अपनी जात को ही प्रमोट करेंगे, तो ठीक है, ब्राह्मण भी फिर करेंगे, उसमें नहीं, नहीं, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हमें ब्राह्मण वाली विचारधारा बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण का तो हमारा समाज है, और हमारी पार्टी हमेशा से सम्मान करती आई है और करती रहेगी, क्योंकि सर्वोच्च पद पर, और हिंदू धर्म में भी सर्वोच्च जो माना गया है पूजनीय स्थान, वो ब्राह्मण को ही दिया गया। पर ऐसे ब्राह्मण को दिया गया है जो समाज की सभी वर्ग को साथ लेके चलता है, जो एक समाज को जकड़ता है। हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते जो उदारवादी है, जो सॉफ्ट है, जो अंबेडकरवादी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। हमारी पार्टी ऐसे लोगों का स्वागत करती है। चुनाव आने वाले होते हैं तो बहुत सारे नेता जो है घोषणा करते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। चुनाव तक ही वो घोषणा रहती है, उसके बाद नेता भी गायब, घोषणा भी गायब। तो आपका भी यही सीन है या आप टिकेंगे? नहीं, देखिए, जो घोषणा करी जाती है वो नेता के द्वारा नहीं करी जाती है। घोषणा जो करी जाती है वो पार्टी के द्वारा करी जाती है। जनता जो वोट देती है वो नेता को नहीं देती है, वो पार्टी को देती है, एक झंडे को देती है। झंडा एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। अभी मैं आपको एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा ठीक है। कि हमारे ग्राम में, जो मैं मांगलोर ग्राम का रहने वाला हूँ, तो एक आयोजन में बीजेपी के जो मंत्री हैं हमारे बुलंदशहर से, वो पहुंचे थे। तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो उनका ही जवाब था, भाई यदि मुझसे कोई दिक्कत है तो आप मुझसे सवाल जवाब करिएगा, और आप पार्टी के झंडे को, काला झंडा ना दिखाएं। ठीक है। ये बात धीरे धीरे हमारे तक आई। हमसे कहा गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे बीजेपी के मंत्री आए थे और हमने ऐसे ऐसे बात करी, और उन्होंने ये बात कही है कि आप मुझे गाली दे दो पर झंडे को गाली ना दे। मैंने कि आपको मुझे बुलाना चाहिए था उस समय पर। वो प्रतिनिधित्व, वो है प्रदीप चौधरी, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीजेपी के झंडे की, एक विचारधारा की। हम गाले झंडा किसे दिखा रहे हैं? प्रदीप भाई को नहीं। प्रदीप तो हमारे भाई हैं, प्रदीप तो हमारे भाई हैं। हम उनसे नाराजगी क्यों लेंगे? वो हमारी शादी में और हम उनकी शादी में आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। हम जो विरोध करते हैं वो करते हैं विचारधारा का। और हमने जो काला झंडा दिखाया है वो प्रदीप भैया को नहीं दिखाया था। हमने काला झंडा जो दिखाया था वो दिखाया था उस विचारधारा को जो मनुवादी मानसिकता को लेकर के चल रही है। आपने जैसे कहा कि हम संविधान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि हम सभी करते हैं। ठीक है, अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, आप ये भी कहते हैं कि हम अंबेडकरवादी विचारधारा को प्रमोट करते हैं। अंबेडकर जी ने जब एक संविधान बनाया था उसमें एक सेक्युलर वर्ड शामिल नहीं था।
क्योंकि वो खिलाफ थे इस चीज़ के। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि सारे धर्मों को बराबर मिलना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था सारे वर्गों को मिलना चाहिए। उन्होंने धर्म से रिलेटेड कुछ बोला नहीं था। लेकिन ये जो सेक्युलर वर्ड ऐड हुआ है, ये इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ है, ठीक है, संविधान में। लेकिन आपके समाज से कोई भी बंदा कभी संविधान के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई कि ये वर्ड आज तक संविधान में क्यों है। देखिए, मैं बता देती हूँ इस शब्द का मतलब भी, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। अंबेडकर जी ने कभी भी इस शब्द को संविधान में शामिल नहीं करा था। 1976 में आई थिंक 42वां संशोधन हुआ था, उसके दौरान इंदिरा गांधी जी ने ये वर्ड ऐड किया था आपके संविधान में, ठीक है। ऐसा है कि हम और अन्य पार्टियां जो भी हैं, पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने जो बात करी, हम लोग, मैं तो अपनी या अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ। कांग्रेस ने क्या किया मुझे नहीं पता, ना मैं कांग्रेस के विषय पर जाना चाहूंगा। अभी आपने बोला संविधान, हाँ, है ना, हम लोग जो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि संविधान में जो अधिकार सबको दिए गए हैं वो सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। ये न्याय की एक धारणा होती है। सर, अभी आपने बोला मैं अंबेडकरवादी विचारधारा को प्रमोट करता हूँ। अंबेडकरवादी विचारधारा कभी भी सेक्युलर शब्द प्रमोट नहीं करती है, तो आप क्यों करते हैं? अंबेडकरवादी विचारधारा क्या है कि अंबेडकरवादी विचारधारा क्या है? अंबेडकर जी ने हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की स्थापना करी। संविधान में उन्होंने सभी को ही समाज में समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने की वकालत करी है। बिल्कुल। और हमारी पार्टी यही चाहती है कि जिन जिन जगहों पर समाज में उपेक्षित वर्ग रह गया है, जो समाज की मुख्य धारा से दूर है, हम उनको समाज की मुख्य धारा में लेकर के बहुत अच्छी बात। और हम लोग जो है इसी विचारधारा को लेकर के आगे चल रहे हैं और इसीलिए हम संविधान के पक्षधर हमेशा रहे हैं और आगे भी हमेशा चाहेंगे कि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वो बराबर बने रहें जब तक समाज का लास्ट व्यक्ति को समुचित न्याय प्रदान ना हो जाए। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी चीज कही कि हमें ये है कि सभी वर्गों को समानता मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि संविधान बनाते समय किसी ने भी धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द संविधान में ऐड नहीं किया था, ये किसी एक पार्टी के बंदे के द्वारा किया गया। तो अगर यदि इस शब्द का उल्लेख किया गया है तो वो उस पार्टी की एक संकीर्ण विचारधारा का द्योतक है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको फिर इसके अगेंस्ट में बोलना, आपकी पार्टी को आवाज उठानी चाहिए, बट मैंने कभी नहीं देखा आपकी पार्टी को संविधान के लिए इतना। नहीं, हम संविधान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे और संविधान में भी सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो दिया गया SC, ST और OBC और वंचित वर्ग को, और हम उन्हीं को ही मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं। पर इसके साथ ही हम योग्यता की भी अवहेलना कभी नहीं करते। हम ये भी चाहते हैं कि जो अन्य समाज के लोग हैं उन्हें भी समान प्रतिनिधित्व मिले, और इसी के लिए हमारी पार्टी दिन रात और भरसक प्रयास करती रहेगी। जय संविधान। बिल्कुल। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द एक्ट है, आप दोबारा मेरे सवाल से भटक रहे हैं सर। उसमें कुछ शब्द एक्ट है जो उस समय पर ऐड हुए थे जब संविधान बन रहा था, ठीक है। तो जब जो वर्ड जोड़े गए थे उसके बावजूद संविधान में संशोधन करके संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द ऐड किया, धर्मनिरपेक्ष। क्यों ऐड किया और आप लोग इसके खिलाफ आज तक क्यों नहीं बोले हो? अगर आप संविधान को इतना ही मानते हो, तो अंबेडकर जी को इतना मानते हो, तो क्योंकि उनकी एक तरीके से अवहेलना हुई है इस शब्द को ऐड करके, प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ हुई है। जिन्होंने ये लागू किया है या जिन्होंने इसको इंक्लूड किया है, इसके लिए तो वही पार्टी जवाब दे सकती है। और आपकी पार्टी उनसे हाथ मिलाती है। हम तो देखिए, हम उस व्यक्ति से हाथ मिलाते हैं जो समान विचारधारा के हैं, जो आगे बढ़ करके भारत को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाना चाहेंगे। आपकी पार्टी ने हाथ मिलाया है। हम हाई कमान जो हाई कमान है वो अपना जाने। जी 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 जी। जैसे आपने शुरुआत में एक वर्ड कहा था सर, MSP, ठीक है, किसानों के लिए। तो आप जब पार्टी में आएंगे, आप जब सत्ता में आएंगे, तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए आप क्या नीतियां निकालेंगे अनूप शहर में? मैडम, ऐसा है कि हमारा जो अनूप शहर है, यहाँ पर आलू की खेती होती है। आलू की खेती का क्षेत्र है थोड़ा सा। तो सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे फार्मरों की कि एक तो यूरिया और खाद समुचित समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, और जब उपलब्ध भी हो पाता है तो इतनी ज्यादा रेटों पर उपलब्ध होता है कि हमारे फार्मर्स लोग उसे खरीदने में थोड़े से असमर्थ होते हैं। मैं ये चाहूंगा कि यदि जनता मुझे
अपने प्यार से नवाजती है, तो सबसे पहले तो हमें किसान भाइयों के लिए भंडारण की समुचित व्यवस्था करवाएँगे, जिससे कि उन्हें अपनी फसल का समुचित लाभ मिल सके और वो शोषित और जो पूंजीपति वर्ग है, उनके चंगुल से बच सके। बहुत अच्छी बात है। राजनीति में अगर एक जाति इतना बड़ा मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल लड़ाई जाति की है। अगर जाति राजनीति में इतना बड़ा मुद्दा है तो अभी तक इस चीज़ पे कोई भी सॉल्यूशन क्यों नहीं निकला है? नहीं, नहीं, जाति मुद्दा भारतीय राजनीति में कभी नहीं रही है। यहाँ पर जो मुद्दा रहा है, वो रहा योग्यता। कई बार ऐसा हुआ है कि एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जो काबिल व्यक्ति हैं, वो उन पदों तक नहीं पहुँच पाए हैं, जहाँ तक कि उ उ उन्हें पहुँचना चाहिए और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं अन्य समाज में, जो उस पद के लायक नहीं हैं, पर वो तब भी वहाँ तक पहुँचे गए हैं। तो यही तो हमारा संविधान कहता है कि जो लागू है, जो काबिल है, जो उसके योग्य है, उसे समुचित प्रतिनिधित्व वहाँ तक दिया जाए। सर, जैसा आपने कहा कि सभी को समानता, अभी जैसे बोला आपने हाँ, योग्यता के अनुसार, बट जब एग्ज़ाम्स वगैरह में भी हमने काफ़ी देखा है, एक जनरल कैटेगरी का एक बच्चा है, ठीक है, वो 80% लाके भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है और एक एससी का जो कैंडिडेट है, वो 60% लाके भी सिलेक्ट हो जा रहा है। ये मेरे आँखों देखी बात है, ठीक है, मैंने देखा है। तो इस पर कभी आप लोगों ने नहीं बोला कि अरे योग्यता तो उस बंदे की ज़्यादा थी, वो क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, ये क्यों नहीं, हो गया? नहीं, कभी आप उसमें लोगों ने नहीं उसमें बोला? एक अंतर होता है मैडम। क्या होता है, मैं सवर्ण वर्ग अगर का आप योग्यता की हाँ, बात कर रहे हो देखिए, तो? मेन बात क्या होती है कि सवर्ण वर्ग का जो व्यक्ति होता है, उसके पास पर्याप्त संसाधन होते हैं। वो उन संसाधनों का समुचित प्रयोग करते हुए उस मार्क्स तक पहुँच सकता है, जिसका उल्लेख आपने किया। एक गरीब तबके का बच्चा, जिसके घर में समुचित रोटी भी मैसर नहीं होती है, वो यदि 40% भी ला रहा है, तो ये मानिएगा कि वो 90% के बराबर लेकर के आ रहा है और आपको यही बात हम लेकर के चल रहे आपको हैं। कैसे पता 60% लाने वाला बंदा गरीब वर्ग से है? अगर वो एससी है तो गरीब ही होगा, ये कहाँ लिखा है? नहीं, नहीं, ऐसी है हमारा जो मेन उद्देश्य है कि समाज के हर हर वर्ग को उस क्षेत्र तक जाना चाहिए, मतलब विकास की मुख्य धारा में और विकास की मुख्य धारा में पहुँचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने रिजर्वेशन प्रावधान को लागू किया था और लागू करने का मूल उद्देश्य केवल इतना सा था कि जब वो लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, तो वो अपनी आवाज़, अपनी समस्याओं को संसद या विधानसभा तक पहुँचा सकते हैं। योगेश जी, जैसे अगर आप सत्ता में आते हैं और आपको एक बजट मिलता है, बट लिमिटेड बजट, ठीक है, तो आप सबसे पहले किस सेक्टर पे खर्च करोगे हम अनूप शहर में? हॉस्पिटल हॉस्पिटल की व्यवस्था पर हम सबसे पहले खर्च करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रतिनिधित्व है वो गरीब तबके से है और मैं ये चाहूँगा कि चिकित्सा की सुविधा महिलाओं को और जो गरीब वर्ग है उन सबको मेरी तरफ से निःशुल्क मैं प्रदान करवा सकूँ। बहुत अच्छी बात है। महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है अनूप शहर में? हाँ, महिलाओं के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि महिलाओं की स्थिति वर्तमान में हमारे अनूप शहर पर इतनी ज़्यादा शोचनीय है कि यदि वो थाने में भी जाती हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, तो उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, बल्कि उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है वर्तमान सरकार के शासनकाल में। एक प्रकरण मेरे सामने आया था, एक बेटी का मैटर था, तो मैं हमारे पास एक क्वेश्चन आया, एक वहाँ से कॉल आई कि जी मेरी जो बेटी है उसको घर से निकाल दिया गया है और पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हुँ। तो मैंने कहा भाई यदि सुनवाई नहीं कर रही है, एक काम करिएगा, जो आपके यहाँ के एमएलए हैं, उनसे बात करिएगा। हम तो वैसे भी विरोधी दल के हैं। हुँ। कि नहीं, नहीं वो या ये आदि सुन रहे होते, तो आप तक तो हमें आना भी नहीं पड़ता। मैंने कहा, हाँ, ये बात भी सत्य है। हुँ। तो भाई चलिए मैं कुछ व्यक्तियों को ले साथ में जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं क्या बात है, कैसे? जब मैं वहाँ पर पहुँचा, तो वो वहाँ का जो एसएचओ है, उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? हुँ। मैंने कहा जी मैं सपा पार्टी के एक प्रतिनिधि के तौर पर आया हूँ और अनुच्छेद 67 से मैं दावेदारी करने जा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। जब 67 से? 67 से ओके। मैं दावेदारी करने जा रहा हूँ। हुँ। उन्होंने मुझे बुलाया कि आपके आने का उद्देश्य क्या है? हुँ। आप क्यों आए हो? मैंने कि मैं नहीं आया, आपने बुलाया है मुझे। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा मैंने तो आपको नहीं बुलाया। मैंने कहा यदि आप इस पीड़िता की व्यथा सुन लेते, तो मुझे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल, तो बुलाया तो मुझे आपने ही है। बिल्कुल। अब एक काम करिएगा, या तो आप पीड़िता की व्यथा को सुनिए और जो
जिन लोगों ने इस महिला पर अत्याचार किया है उन्हें अरेस्ट करिए और आगे समुचित सही कार्रवाई करिएगा। जी 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 मेरे कहने पर जब एफआईआर दर्ज हुई और अलीगढ़ का ये प्रकरण था, वहाँ का एक जो काफ़ी पैसे में भी था और बिल्डर टाइप व्यक्ति था वो, उसकी बहू का मैटर था। तो जब ये बात आई तो हमने वहाँ देखा, तो अगले दिन पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और मैंने उन्हें कारागार में देखा था। तो ये कब हुआ? बहुत अच्छी चीज है ये जब हुआ जब हमारी पार्टी ने कुछ कार्य किया, महिला के पक्ष में किया। और ये किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ बीजेपी सरकार के शासनकाल में। महिलाओं का सम्मान जितना गिरा है वर्तमान सरकार के शासनकाल में, इतना हमारी सरकार में कभी नहीं गिरा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक दिन के लिए आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए हाँ यूपी का, तो आप सबसे पहले क्या देखिए, चेंज यदि करोगे? यूपी का जनता मुझे इस पद पर नवाजती है तो सबसे पहले तो जो अराजकता है, जो वर्तमान सरकार के शासनकाल में अभी तक गुंडा तत्व हावी है, उसे खत्म करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और टूरिज्म डिपार्टमेंट को और युवाओं को साथ लेकर के हम आगे चलेंगे। आपके अनुसार अनूप शहर में अभी तक सबसे बड़ी समस्या क्या आई है जो आज तक ठीक ही नहीं हो पाई है? सड़क और परिवहन की व्यवस्था एवं अतिक्रमण की व्यवस्था। ओके सड़क और परिवहन की मैडम ऐसी व्यवस्था है कि बस स्टैंड तो बन गया है, पर बस आज तक खैरी नहीं है। ओके दबंग लोगों के द्वारा गरीब तबके के प्लॉटों को, मकानों पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी सुनवाई कहीं नहीं है। बीजेपी के शासनकाल में तो है ही नहीं। हमारे शासनकाल में आने पर हम सबसे पहले गरीबों की समस्याओं को लेकर चलेंगे। अगर जनता आपके काम से खुश नहीं हुई, जो कि नहीं होना चाहिए, हो जाएगी, हो जाती है हाँ। बट अगर नहीं हुई हाँ। तो क्या आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे? देखिए मैडम, ऐसा है, मैंने 2020 में कोशिश करी थी जी और मेरा मोटिव इलेक्शन लड़ना नहीं होता है। मेरा मोटिव उस समय भी वही था कि जो समस्याएं हैं उन तक मैं, जो वर्तमान सरकार में प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उन तक हम पहुंचाएं। और हमने जब देखा कि हमारी समस्याओं पर विचार नहीं किया जा रहा है, हमारी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, तभी हमने उन गरीब महिलाओं के लिए योगेश प्रधान ने आवाज उठाई कि उनकी आवाज को हम विधानसभा तक पहुंचाएंगे। राजनीति में आने का आपकी मेन मोटिव क्या है? क्या प्रेरणा है आपकी राजनीति में आने का? मेरा मेन मोटिव जन कल्याण की भावना है। इसके साथ ही खास करके युवाओं और महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। आपके विरोधी कहते हैं कि जो नेता है सिर्फ वादे करते हैं, आप उनका मुंह कैसे बंद कराएंगे? देखिए, हमें तो बंद करने की जरूरत ही नहीं है, जनता स्वयं बंद कर रही है। जनता वर्तमान सरकार के एमपी और एमएलए को बुला रही है अपने छोटे छोटे कार्यक्रमों में। वो वहीं पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि उन लोगों ने जनता के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। वो तो झंडे के पीछे मुंह छिपाए एक औरत की तरह बैठे हुए हैं। अनूप शहर की जनता के लिए एक आखिरी लाइन जो आप उन लोगों को कहना चाहते हो, वो एक बार कह दीजिए। सर, हमारी जनता को। हाँ, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे जनपद वासियों, मैं योगेश प्रधान आपके क्षेत्र से 67 से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आ रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, जल्द ही जंग लड़ने का एक वो सुअवसर आ रहा है जब आपको अपने बच्चों के अधिकार के लिए एक समुचित नेता की जरूरत है। नेता कौन होता है? जो जन भावनाओं को समझे, जो जन समस्याओं को समझे और जो आपकी दुख और पीड़ा को समझे। मैं योगेश प्रधान, आपका छोटा भाई, आपकी जन समस्याओं को खत्म करने के लिए और वर्तमान सरकार ने जो अत्याचार आप लोगों पर किए हैं उसे खत्म करने के लिए आ रहा हूं। और मैं इस आशा से आ रहा हूं कि आप मुझे अपने प्यार से नवाजेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच योगेश जी, इतना अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत अच्छा पॉडकास्ट है और हमारी जनता को भी काफ़ी क्लैरिटी मिली है ताकि वो एक अच्छा नेता चुन सके अपने लिए। अगर आपको इस पॉडकास्ट में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी किस नेता को आपको चुनना और किसको नहीं, कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं, तो हमारा ये पॉडकास्ट काफ़ी सफल रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।